नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं आरबीएससी हिंदी अनिवार्य हिंदी का पद्य भाग और पद्य भाग में हम पढ़ रहे थे। आलोक धनवा का परिचय हमने जान लिया था, पाठ का सार हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कविता और उसकी व्याख्या, उसका भाव पक्ष एवं कला पक्ष सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इस कविता में एक तो प्राकृतिक परिवर्तन की बात कही गई है और दूसरी बात कही गई है बच्चों की बाल सुलभ जो इच्छाएं होती है उनके खेलने की क्या उमंग होती है, किस प्रकार से वो मौज मस्ती के साथ जीवन जीते हैं। दोनों बातों पर विचार करेंगे। आइए, कविता का प्रारंभ होता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें होती है श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना बीत गया और इसके बाद आता है भाद्रपद हिंदी महीनों में। तो भाद्रपद भी उसका भी अंत है, उसका भी समापन है। और अब जो अगले महीने में जो सवेरा होता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद काती, तो कार्तिक मास का जो सवेरा होता है वो सवेरा कुछ अलग ही होता है। उस सवेरे की कुछ अलग ही चमक होती है और उस सवेरे की जो लालिमा होती है वो खरगोश की आंखों के समान लाल होता है। यानी उस सूर्य की लालिमा की जो चमक है कुछ अलग ही होती है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी सवेरे की लालिमा की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। आगे कवि कहता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी वर्षा ऋतु रूपी पुल को और उसके महीनों को, वर्षा ऋतु के महीनों के जो पुल हैं उन पुलों को पार करता हुआ वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखिए, शरद ऋतु को यहाँ एक बालक के रूप में बताया गया है कि वो बालक जो है पुलों को पार करता हुआ। एक बिंब भी हमारे मन में बनता है किस प्रकार से वर्षा ऋतु के कारण सभी नदी नाले जो है लबालब भर जाते हैं और पुलों से पानी गिरता रहता है कि मानो शरद जो है उन पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से, इशारों का मतलब होता है संकेत, मानो अपनी चमकीली साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर जोर से अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए, किसे बुलाते हुए? उन बच्चों को मानो खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, बुला रहा हो, उनको कह रहा हो कि आइए तुम्हारे लिए खेलने का मौसम आ गया है, पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। यानी शरद ऋतु का मौसम जो है वो पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय एक तो आकाश स्वच्छ होता है, साफ होता है। दूसरी बात, धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती कि बालक आसमान की ओर झांक ही न सके, यानी वो आसमान की ओर देख सकते हैं आसानी से और पतंग को उड़ा सकते हैं। पतंग उड़ाने के लिए जनवरी का जो महीना होता है, जो मतलब कार्तिक महीना होता है, ये महीना बड़ा ही अनुकूल होता है। इसलिए मानो सब कुछ बच्चों के अनुकूल हो गया हो, इस प्रकार से बताया गया है, व्यक्त किया गया है कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से यानी संकेतों से बुलाते हुए, बच्चों को आमंत्रित करते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। मैंने कहा था ना आपसे कि शरद ऋतु का आगमन जब होता है तो ये ऋतु पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल हो जाती है। मानो ये सब कुछ प्रयास या प्रकृति का जो परिवर्तन है वो केवल और केवल बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए हुआ है, ऐसा कवि का मानना है। तो यहाँ पर जो चमकीली साइकिल है इसका मतलब है शरद ऋतु का एक चमकता हुआ प्रकाश, एक उज्ज्वल प्रकाश, एक कोमल प्रकाश, ठीक है। और चमकीले इशारे उसे ही कहा गया है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश बहुत ही कोमल, स्वच्छ और मुलायम हो जाता है और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। और ये हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? निश्चित रूप से पतंग को कहा गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज़ कहा गया है, तो बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, निश्चित रूप से अतिशयोक्ति अलंकार है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी किसे कहते हैं? कमानी कहते हैं उस बाँस की जो पतली सी जो तिनका होता है जिसको हम घुमाकर पतंग में लगाते हैं। आजकल तो पतंग बनी बनाई आती है, लेकिन पहले बच्चे जो है स्वयं पतंग बनाते थे और उसको आकाश में उड़ाते थे।
तो बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए, शरद ऋतु के आगमन पर बच्चे जो है खेलने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और सीटियाँ बजाने लगते हैं, छतों पर जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं और तितलियाँ भी जो है आकाश में इधर उधर उड़ने लगती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आकाश में पतंगे उड़ती है तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि मानो छोटी छोटी तितलियां ऊपर आकाश में उड़ रही हो। तो दोनों प्रकार से हम तितलियों की नाजुक दुनिया कह सकते हैं। वैसे भी शरद ऋतु में जो है फूल पत्तियों पर तितलियां मंडराने लगती है और आकाश में उड़ते हुए पतंगों का दृश्य भी तितलियों की नाजुक दुनिया के समान लगता है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि शरद ऋतु का आगमन जब होता है तो बच्चों के लिए पतंग उड़ाने के बिल्कुल अनुकूल होता है, मानो बच्चों को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा हो। वो जो है साइकिल पर बैठकर और अब घंटी बजाकर ज़ोर ज़ोर से उनको बुलाता हुआ आ गया है, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो आप एक बार फिर भी इसकी क्रमबद्ध व्याख्या सुन लीजिए कि कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादों के महीने का अंत हो रहा है, अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला तथा प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। वह खरगोश की आंखों की तरह लाल है। वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल में पार करके शरद ऋतु रूपी बालक, रूपक अलंकार है, अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने आगमन की सूचना देता हुआ आ पहुंचा है। यहाँ साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन तथा स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। रास्ते स्वच्छ हो गए हैं और उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गए हैं। आकाश साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ यह बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। यह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग रंगीन और पतले कागज से बनी होती है, उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगाई होती है। यह बहुत हल्की है। जब यह पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, सीटियां बजाएंगे। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे तितलियों के समान प्रतीत होगी। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपने इसकी व्याख्या को और इसके शब्दार्थ को, मेरे साथ में इसमें कुछ अलंकार भी बताए हैं, उनको समझने का प्रयास किया होगा। अलंकारों की जानकारी मैं आपको पूर्व कक्षा में दे चुका हूँ। आप इस पद्यांश में कुछ प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। वो प्रश्न मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सवेरे को खरगोश की आँखों के समान लाल क्यों कहा गया है? शरद ऋतु को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? पुलों को सर आया शरद ऋतु पुलों को पार करता हुआ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से क्या तात्पर्य है कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों की आवाज़? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है? अगर हम इन प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से पूरा पद्य हमें समझ में आता है। अगर हम बात करें भाषा शैली की, तो भाषा सरल है, प्रवाहमयी खड़ी बोली है। कवि ने बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग किया है और दृश्य बिंब इस कविता में बनते हैं। दृश्य बिंब कहाँ कहाँ बनते हैं? तितलियों की नाजुक दुनिया, शरद आया पुलों को पार करते हुए और जोर जोर से साइकिल घंटी बजाते हुए। तो इसमें ध्वनि बिंब है, यानी श्रव्य बिंब है, और दुनिया की सबसे हल्की और कमानी चीज ऊपर उड़ सके, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, जोर जोर से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यह हर प्रकार से मैंने आपको इस पद्यांश को कंप्लीट कराया। आइए हम अगले पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। आप जानते हैं कपास का अर्थ क्या होता है? कपास का अर्थ होता है रुई, यानी बच्चे कोमल होते हैं और बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो छत पर इस प्रकार से बेसुध दौड़ते हैं कि मानो जो है पृथ्वी ही घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही हो। यह ध्यान रखना, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है। जब हम किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं और जब बाहर की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन नहीं अपितु धरती ही भाग रही है। हाँ, धरती ही भाग रही है। तो आप समझिए, जब बच्चे बेसुध होकर छतों पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी स्वयं घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए,
उनके पैर बहुत मुलायम हैं, लेकिन उनको छत की कठोरता नहीं अखरती। समझिए आप, उनके पैर बहुत कोमल हैं, फिर भी वो जो है उन कठोर छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। और जब वे दौड़ते हैं तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, यानी जब धमाधम की जो आवाज़ आती है वो ऐसी लगती है कि मानो दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हो। जब वे पेंग भरते हुए, पेंग भरने का मतलब मैंने कल भी आपको समझाया था, लचक के साथ नीचे झुकना और ऊपर उठना। निश्चित रूप से आपके आंखों के समक्ष से दृश्य आ रहे होंगे। पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। डाल की तरह, डाल जो हवा के झोंके के साथ झुकती है, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी प्रायः छतों के खतरनाक किनारों तक। उन कोनों को खतरनाक कहा गया है क्योंकि उन कोनों से गिरने का भय रहता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब वे पतंग उड़ाते हैं तो उनका शरीर बहुत ही रोमांचित होता है, मतलब प्रफुल्लित होता है। और वो प्रफुल्लित, जो आनंदित होते हैं, वो शरीर ही इतना स्फूर्तिवान हो जाता है कि वो गिरने से बच जाते हैं। गिरते गिरते भी पीछे की ओर झुक जाते हैं और बच जाते हैं। इसलिए सिर्फ उनके ही रोमांचित का मतलब प्रफुल्लित, और शरीर का संगीत, एक शरीर में संगीत के समान आनंद आए और स्फूर्ति रहती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और जब वे गिरते गिरते बचते हैं, बहुत सूक्ष्म चित्रण किया गया है, समझिए आप कि जब वो गिरते गिरते बचते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जिस पतंग के एक धागे को उन्होंने थाम रखा है, केवल, महज का मतलब होता है केवल एक धागे के सहारे ही वो गिरने से बच गए हों। तो एक बार क्रमबद्ध आप व्याख्या सुनिए कि कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं, वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं, उन्हें जो है चोट फोट लगने की सहने की अद्भुत क्षमता होती है, वो चिंता नहीं करते हैं। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। पतंगे उड़ाते हुए वे बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छत के किनारे आदि की परवाह न करते हुए दौड़ते हैं और उनकी छतों की कठोरता का पता नहीं चलता है। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। और वे पतंग की डोर के सहारे पेंक बढ़ाते और झूला झूलते से चलते हैं किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह। वह बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपनी डोर का सहारा देकर उनको गिरने से बचा लिया है। तो ये पूरी व्याख्या हुई। पहले मैंने सरल अर्थ में बताया, उसके बाद क्रमबद्ध सुनाया, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन भी एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो देखिए, अब इसमें कुछ प्रश्नों पर आपको विचार करना है। वो प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। छतों को नरम बनाते हुए काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं। दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए इस कवि का क्या आशय है। रोमांचित शरीर का संगीत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छतों के खतरनाक किनारों को खतरनाक क्यों कहा गया है। लगभग मैंने आपको प्रश्न स्पष्ट कर दिए हैं। और इसकी यदि हम अलंकारों की बात करें तो पृथ्वी घूमती आती उनके बेचैन पैरों के पास मानवीकरण अलंकार है। दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए और डाल की तरह लचीले वेग से, तो की तरह के समान सा से शीशम जहाँ पर आ जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जन्म से ही लाते हैं वे अपने साथ कपास, तो इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा चित्रात्मक है और सटीक उपमानों का प्रयोग किया है। बिंबात्मक भाषा से भाषा सजीव हो गई है। भाषा सरल है, प्रवाह से युक्त है। बोलचाल के प्रचलित शब्दों में कवि ने अपनी बात कही है। तो निश्चित रूप से सारी बातें मैंने संक्षिप्त में और बहुत ही कम समय में आपका समय व्यर्थ न करते हुए बताने का प्रयास किया है। देखिए, अगला छंद है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। क्या बात है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनका मन इतना उसमें रम जाता है, इतना वे तल्लीन हो जाते हैं कि मानो उनका मन भी, जैसे जैसे पतंग ऊंचाई की ओर जाते हैं, मानो उनका मन भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा हो। ऐसा करता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने पंखों के साथ, अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र क्या है यहाँ पर, जो रोम छिद्र होते हैं, उस रोम में आनंद भरा होता है, रोम में मस्ती भरी होती है और उनका मन भी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो है लालायित रहता है। पतंग की मस्ती में खो जाते हैं, पूर्णतया डूब जाते हैं। ठीक है। और अगर वे
गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। हो सकता है कि छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाएं और बच जाते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या। और भी निडर होकर, और भी पहले से अधिक निर्भय होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। पुनः छतों पर चले जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी और भी अधिक तेज, यानी अब वो बेधड़क हो जाते हैं, निधड़क हो जाते हैं और खूब जो है गति के साथ छतों पर इधर से इस कोने से उस कोने तक दौड़ते हैं, खूब प्रफुल्लित होकर पतंग उड़ाते हैं। अर्थात बच्चे पहले से ज़्यादा निश्चिंत और निडर होकर जो है छत पर पुनः पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। बच्चों का जीवन ही कुछ ऐसा है, मस्ती से भरा हुआ है। पतंग दोबारा पुनः एक बार एक साथ क्रम से सुनिए ताकि आपको याद रह सके कि पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे पर जा पहुंचते हैं। वैसे तो वे कभी नीचे गिरते ही नहीं हैं, परंतु यदि कभी गिर भी जाते हैं तो और चोटिल होने से बच जाते हैं तो वे पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। वे निर्भयता पूर्वक उछलकर सुनहले सूरज को छू लेना चाहते हैं। वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं। वे निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस प्रकार से बच्चों की नाजुक दुनिया, उनकी मस्ती को यहाँ पर पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है और साथ ही जो है प्राकृतिक चित्रण किया है, प्रकृति का परिवर्तन बताया है। अंतिम जो पद्यांश है, इसके कुछ प्रश्नों पर आपको विचार करना है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं: पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं तथा क्यों? छत के खतरनाक किनारे से गिरकर बचने पर बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है? सुनहले सूरज के सामने आने का क्या तात्पर्य है? पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है बच्चों के बेचैन पैरों के पास। पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं, कथन का स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से, और यदि हम इसके कला पक्ष की बात करें तो इसमें जो है सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है, पृथ्वी और आती है घूमती हुई मानवीकरण अलंकार है, और इसमें जो साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि भाषा की बात करूं तो इसमें उपयुक्त पद्यांश में सरल, सहज, भावानुकूल, प्रसाद गुण युक्त भाषा है। प्रसाद गुण मैंने समझाया था, यानी इतनी सरल भाषा कि आसानी से समझ में आ जाए, उसमें प्रसाद गुण होता है। यह एक छंद मुक्त अतुकांत रचना है, यानी ये किसी भी छंद में रची रचना नहीं है, ये छंद मुक्त रचना है। कविताएं दो प्रकार से लिखी जाती है, छंदबद्ध कविताएं और छंद मुक्त कविताएं। तो ये छंद मुक्त कविता है, लेकिन प्रवाह और अच्छा है कविता का, ध्वन्यात्मकता है, नाद सौंदर्य है, कवि ने लाक्षणिक शैली को अपनाया है। कुछ विशेष अर्थ भी हम कविता के साथ साथ ग्रहण करते हैं, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से पूरी कविता का भाव और स्पष्ट कर दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि कविता में कौन कौन से बिंब आए हैं, बिंबों पर विचार करना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो है, सवेरा हुआ, इसमें दृश्य बिंब है। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, इन पंक्तियों में बिंब है, दृश्य बिंब, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें श्रव्य बिंब है। इस प्रकार से आपको बिंबों पर विचार करना है। चलो, वीडियो कुछ लंबा न हो जाए इसलिए मैंने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। आप छोटे छोटे प्रश्न स्वयं बनाएं और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।